हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी। तो हेरिडिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारा क्वेश्चन हेरिडिटी वाले चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई अदर बोर्ड हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन एवरीथिंग जो इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है वो सब कुछ समझाऊंगा कि हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और भी जो टॉपिक्स हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगले कुछ टाइम के लिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि मेरे साथ साथ आप नोट्स भी लिखते हुए चलिए और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्लास 10th का हेरिडिटी एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं हेरिडिटी वाले चैप्टर को। तो हेरिडिटी वाला चैप्टर इतना भी टफ चैप्टर नहीं है। अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो हम बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। तो हम समझते हैं कि हेरिडिटी किसको बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? तो ये बात हम लोगों को पता है कि हमारे माँ बाप से हमारे अंदर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ये बात हम लोग बचपन से जानते हैं। जब बच्चे घर में पैदा होते हैं तो बच्चों के जो रिसेम्बलेंस होते हैं, उनके चेहरों का बनावट हो गया या फिर नाक हो गया, मुंह हो गया, उसके साथ चेहरे के साथ मैच कराया जाता है पेरेंट्स के साथ। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे मम्मी पापा से हमारे अंदर बहुत सारा कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नाक, उनका आंख हो गया, ये सब मिलाया जाता है पेरेंट्स के साथ। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये हेरिडिटी कहलाता है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। दूसरा है इनहेरिटेंस। किसको बोला जाता है? इनहेरिटेंस का डेफिनेशन होता है द फिनोमिनॉन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज, के का मतलब होता है नोन एज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे फिनोमिनन जिसके द्वारा ये जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस किसको बोला जाता है।
हेरिडिटी किसको बोलते हैं और इनहेरिटेंस क्या होता है। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसको क्लीन करेंगे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशन किसको बोलते हैं। वेरिएशन किसको बोला जाता है। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। एक जनरेशन में जो कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट हों, कुछ ऑर्गन अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो और नेक्स्ट जनरेशन में उस ऑर्गन में कुछ डिसअपीयरेंस आ जाए तो हम उसको वेरिएशन बोलते हैं या फिर बदलाव बोलते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव होता है। तो वेरिएशन का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिफरेंसेस। इसका मतलब ये भी हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। द डिफरेंसेस बिटवीन द organism is known as variation। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो बदलाव होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन का डेफिनेशन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स में वेरिएशन देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है क्योंकि ह्यूमन बींग जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारी, जैसे शुगर केन का प्लांट होता है, शुगर केन का प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उनके सभी प्लांट्स एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होते हैं और सबसे ज़्यादा वेरिएशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही दिखाई देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन थोड़ा कम दिखाई देता है, माइनर डिफरेंस हमें दिखाई देता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में has more variation as compared to the asexual organism। तो जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन या बदलाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, वेरिएशन किसको बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में कि इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट? व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट? तो इनहेरिटेड ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं जो हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका कान जो होता है, यहाँ पर ईयर लोब इसको बोलते हैं। ये ईयर लोब एक पॉपुलेशन के अंदर, ये ईयर लोब कुछ लोगों का अटैच रहता है यहाँ चिक के साथ और कुछ लोगों का अटैच नहीं होता है। जैसे मेरा फ्री ईयर लोब है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये अटैच ईयर लोब होता है। तो अटैच ईयर लोब इनहेरिटेड ट्रेट होता है, अटैच्ड ईयर लोब। और एक होता है क्या, फ्री ईयर लोब। ये इनहेरिटेड ट्रेट होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, हम उसको इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में ये दिखाई देता है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में एक और कैरेक्टर दिखाई देती है जो उनके पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्लिंग टंग। कुछ लोगों का जो टंग होता है वो कर्ल कर जाता है, मुड़ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का टंग मुड़ता नहीं है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन कर्लिंग टंग।
तो जिसका टंग मुड़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्लिंग टंग, और जिसका टंग नहीं मुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन कर्लिंग टंग। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं, ऐसे ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं इजिली, हम उसको बोलते हैं क्या, इनहेरिटेड ट्रेट। और ये सब चीजें ट्रांसफर होती हैं किसके द्वारा, ये सब चीजें ट्रांसफर होती हैं फैक्टर के द्वारा या फिर जीन के द्वारा ये ट्रांसफर होता है। ये सब जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ये फैक्टर्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। और फैक्टर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने सबसे पहले बताया था। किसके बारे में, फैक्टर के बारे में बताया था कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर हम लोग जीन को ही बोलते हैं जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। फैक्टर के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि कैरेक्टर किसको बोला जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है द ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन organism is known as कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्वेबल फीचर होता है। जैसे हम लोगों की हाइट हम लोगों की पता चल जाती है कि हम हाइटेड हैं, हम काले हैं, गोरे हैं, हमारा कलर पता चल जाता है, हमारी बॉडी की साइज पता चल जाती है। तो ये सब क्या होता है, कैरेक्टर होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, हाइट, शेप, कलर, etc। तो ये हमारे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे बॉडी के ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रेट। ट्रेट किसको बोला जाता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। जो कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेट। जैसे कि हाइट का 2 ट्रेट होता है, टॉल, ज्यादातर लोग टॉल या फिर स्मॉल होते हैं। स्मॉल को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डॉर्फ बोल सकते हैं। तो हाइट का 2 ट्रेट होता है, एग्जाम्पल हम इसका लिख सकते हैं। हाइट का 2 ट्रेट होता है, कौन कौन सा, टॉल, और एक होता है क्या, डॉर्फ। कलर भी ऐसे करके होता है, कलर के भी कई सारे ट्रेट होते हैं, कई सारे फॉर्म होते हैं। व्हाइट होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। तो हम इस पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं येलो एंड ग्रीन ट्रेट। शेप का हो सकता है, साइज का बहुत सारा ट्रेट हो सकता है। तो कैरेक्टर का मतलब जो ऑब्जर्वेबल फीचर होता है उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, और कैरेक्टर का ही जो डिफरेंट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्या, ट्रेट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ट्रेट किसको बोलते हैं और कैरेक्टर किसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्या, जीनोटाइप। व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन organism is known as जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर जीन का कैसा अरेंजमेंट होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो जीन का अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जेनेटिक अरेंजमेंट, और उसको ही बोला जाता है क्या, जीनोटाइप। मेरे अंदर जीन मेरा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्या, जीनोटाइप बोलते हैं। जो जीन का अरेंजमेंट मेरे बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो जीन का अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और दूसरा है क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है क्या, ऑब्जर्वेबल
feature of an organism, observable feature of an organism is known as phenotype. phenotype का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ऑब्जर्वेबल फीचर होता है हम उसको बोलते हैं क्या, फिनोटाइप बोलते हैं. ऑब्जर्वेबल फीचर का मतलब टॉलनेस हो गया, डॉर्फनेस हो गया, ये सब ऑब्जर्वेबल फीचर होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होती है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में. ग्रिगोर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रिगोर जॉन मेंडल कौन थे? आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा. थोड़ा आप इस वीडियो को चाहें तो 2x पे भी देख सकते हैं. 2x पे थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, इसीलिए इसको लॉन्ग वीडियो के रूप में ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है. तो जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक अरेंजमेंट और फिनोटाइप का मतलब ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. 10th CBSE बोर्ड का जो पेपर होता है वो बायो में मैक्सिमम मुझे लगता है कि 27 या फिर 29 मार्क्स का, पिछले साल तो 29 मार्क्स का पूछा था, इस साल हो सके तो 27 या फिर 28 नंबर का फिर से पूछेगा. तो बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन टोटल हम लोगों को जेनेटिक्स से ही मिल जाता है, मतलब इसी वाले चैप्टर से मिल जाता है. और यही सब पूछता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, यही सब पूछता है. और बहुत सारे बच्चे उन सारे क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं. तो मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि, और ये तो बात हमें पता ही है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो कभी लड़ा नहीं. तो अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे अपने जीवन में तो बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं. बहुत सारे लोग 10th का रिजल्ट वेट करते हैं हमारे अगल बगल कि हाँ इसका ये 10th में है, इसका रिजल्ट कैसा आएगा. तो अगर हम लोग अभी से मेहनत करते रहेंगे तो हमारा नंबर भी बहुत अच्छा आएगा. अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में. मेंडल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हेरिडिटी में. शायद मेंडल ना पैदा हुए होते तो हमें ये सब बातें ना पता होती. तो मेंडल ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया ये पता लगाने के लिए कि हाँ सच में कोई चीज़, फैक्टर या जीन नाम की कोई चीज़ होती है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. और उसके लिए उन्होंने मटर का पौधा सेलेक्ट किया, पी प्लांट को सेलेक्ट किया और पी प्लांट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. वैसे तो जो मेंडल थे वो एक मैथमेटिशियन थे और वो एक चर्च में पादरी के रूप में काम किया करते थे. और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से पढ़ाई की थी अपनी. और उनको लगभग 6 से 7 साल लगा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. और एक्सपेरिमेंट के टाइम उन्होंने मैथमेटिकल्स और स्टैटिस्टिकल वे में अपना एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो दिया था. तो उस समय के लोगों को ये सब बातें समझ में नहीं आई थी, तो उनके एक्सपेरिमेंट को डिसअप्रूव्ड कर दिया गया था उस टाइम पे. लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट लोग आए जिन्होंने फिर से मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया. और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को दोबारा से स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ मेंडल ने सही बातें बताई थी. तो ग्रिगोर जॉन मेंडल, अच्छा ग्रिगोर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रिगोर जॉन मेंडल. ग्रिगोर जॉन मेंडल, इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इनका बहुत ही अहम योगदान है किसमें? जेनेटिक्स में. इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया था. ही डू एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट. मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. ही वॉज मॉन्क इन अ चर्च. वो एक चर्च में मॉन्क थे. ही वॉज मैथमेटिशियन. ये एक मैथमेटिशियन थे. और इन्होंने स्टडी भी किया था. ही स्टडीड, पढ़ाई की थी इन्होंने कहाँ पर? ही स्टडीड इन
यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी कैपिटल है वियना, वहाँ की यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की थी। बाद में ये प्रोफेसर भी बने थे और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को मैथमेटिकल वे में दिया था, तो उस समय के लोगों को वो इनकी बातें कुछ समझ में नहीं आती थी। तो बाद में धीरे धीरे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और कुछ साइंटिस्ट लोग आए और इनके एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया गया। फिर बताया गया इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक मैथमेटिशियन थे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ाई किए थे और ये एक मॉन्क थे, चर्च में पादरी का काम करते थे और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कुछ लोगों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इंसान कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन सदियों तक याद किया जाएगा। जब तक जेनेटिक्स है तब तक इन लोगों के कंट्रीब्यूशन को लर्न किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है जेनेटिक्स में। फिर है हेरिडिटी में हम लोगों को पढ़ना है। ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ग्रिगोर जॉन मेंडल के बाद एक और टॉपिक है कि डोमिनेंट जीन क्या होता है। डोमिनेंट जीन क्या होता है? तो डोमिनेंट जीन किसको बोलते हैं? डोमिनेंट जीन का मतलब क्या होता है? द जीन विच डिसाइड the appearance the gene which decide the appearance of an organism, the gene which decide the appearance of an organism only in the presence of an the gene which decide the appearance of an organism सिमिलर जीन। ऐसा जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को, उसके बनावट को डिसाइड करे, तभी डिसाइड करता है जब इसके जैसा सेम टू सेम जीन इसके साथ प्रेजेंट हो। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट एज कैपिटल टी। जेनेटिक्स में इसको कैपिटल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा जीन जो किसी दूसरे जीन के ऊपर या तो हावी हो जाए या उसके ऊपर भारी पड़ जाए, तो हम उसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं। डोमिनेंट का मतलब वैसे कुछ मजबूत लोग हों और कुछ कमजोर लोग हों, तो मजबूत लोग कमजोर लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? कैपिटल टी के द्वारा। तो ऐसा जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को डिसाइड करे, उसके बनावट को डिसाइड करे, केवल प्रेजेंस ऑफ सिमिलर जीन, इसके जैसा अगर कैपिटल टी कोई सिमिलर जीन है तो ही ये क्या करेगा? अपना कैरेक्टर्स को शो करेगा। तो और इसके अलावा ये अपना अपीयरेंस और भी शो कर सकता है। कब अपना अपीयरेंस ये शो कर सकता है? जब इसके साथ सिमिलर जीन एबन इन द presence of an alternative जीन। जब इसके साथ इसके जैसा ही जीन प्रेजेंट होगा तो भी ये अपना कैरेक्टर शो करेगा, और अगर इसके साथ कोई अल्टरनेटिव जीन आ गया, मतलब कोई दूसरा जीन आ गया, तो भी ये अपना ही कैरेक्टर शो, मतलब हर केस में ये डोमिनेंट जीन अपना ही कैरेक्टर शो करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रेसेसिव जीन के बारे में, कि रेसेसिव जीन किसको बोलते हैं? रेसेसिव जीन, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस, ऐसा जीन जो डिसाइड करता है अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म only in the presence
presence of an only in the presence of an another identical जीन। तो ऐसा जीन जो केवल तभी अपना वो डिसाइड करेगा, कैरेक्टर शो करेगा, ऐसा जीन जो डिसाइड करता है किसी ऑर्गेनिज्म के अपीयरेंस को केवल इसके जैसे सेम टू सेम जीन के प्रेजेंस में, वैसे ये शो नहीं करेगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट एज स्मॉल टी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी से। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डोमिनेंट जीन का मतलब ऐसा जीन जो किसी भी जीन के ऊपर हावी हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। और रिसेसिव जीन का मतलब ये अपना काम तभी शो करेगा जब इसके जैसा सेम टू सेम जीन इसके साथ प्रेजेंट होगा। आगे चल के ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और रेसेसिव जीन किसको बोलते हैं। डोमिनेंट जीन क्या होता है और रेसेसिव जीन किसको बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड pea plant for his experiment। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने क्यों मटर के पौधे क्यों सेलेक्ट किया, क्यों नहीं उसने आम के पौधे को सेलेक्ट कर लिया? तो इसके पीछे ये रीजन था, बिकॉज फर्स्ट रीजन ये है, पी प्लांट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। वो 5 से 6 महीने के अंदर ही वो बॉर्न होता है, पैदा होता है, और उसके अंदर ही इसका सेनेसेंस फेज भी आ जाता है जब ये डेथ करता है। और हम लोग इसका फ्लावरिंग फेज भी देख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज भी देख लेते हैं। सारा फेज हम लोग एक शॉर्ट लाइफ स्पैन के अंदर ही देख लेते हैं। वहीं आम का पौधा अगर हम लगाएंगे तो 50 साल के बाद उसके ऊपर फूल आएगा, फल आएगा, तब तक तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो मेंडल ने इसीलिए पी के प्लांट को सेलेक्ट किया था, क्योंकि पी के प्लांट का लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और दूसरा इसलिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया था क्योंकि पी प्लांट shows self and क्रॉस पॉलिनेशन। और इसलिए भी क्योंकि पी प्लांट क्या शो करता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी शो करता है और क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब खुद के फ्लावर के साथ ही ये क्रॉस कर जाता है, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब किसी दूसरे फ्लावर के साथ ये क्रॉस कर जाता है, लेकिन सेम प्लांट के फ्लावर के साथ। जैसे कि मटर का एक पौधा है, दूसरे पौधे के साथ जब क्रॉस कर जाए तो हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इट इज इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और पी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत आसानी होती है, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में। एक और पॉइंट है कि ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन करता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड। बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन करता है कौन? पी का प्लांट। इसीलिए भी मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया था। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पी प्लांट को बोलते हैं, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है क्या? पाइसम सैटिवम। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। पी प्लांट को साइंटिफिकली हम क्या बोलते हैं? पाइसम सैटिवम बोलते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि पी प्लांट को साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं? पाइसम सैटिवम बोला जाता है। किसको?
पी प्लांट को। और पी प्लांट का बेसिकली मेंडल ने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से उनको मिल गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस। जब मेंडल ने एक कैरेक्टर को लिया था एक टाइम में, एक कैरेक्टर को एक टाइम में लिया था और उसके ट्रेट्स के साथ उन्होंने क्रॉस कराया था, तो हम उसको बोलते हैं क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक सिंगल टाइम में एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट को लेकर क्रॉस कराया जाए आपस में, तो हम उसको बोलते हैं क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन। क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर, क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर is known as mono हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। जब सिंगल कैरेक्टर्स के बीच में क्या कराया जाता है? क्रॉस कराई जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि मेंडल सेलेक्टेड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने एक समय में एक ही कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, क्योंकि अगर वो सारे कैरेक्टर्स को एक साथ यूज करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो अब हम लोग सीखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोला जाता है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। हम लोग बनाएंगे किसके बारे में? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक चार्ट बनाएंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाया जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कराने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। वो कैरेक्टर था क्या? हाइट। मेंडल ने मटर के पौधे का हाइट लिया था और उसको उन्होंने हाइट के दो ट्रेट्स लिए थे और उन दोनों ट्रेट्स को आपस में उन्होंने क्रॉस कराया था। हाइट का दो ट्रेट होता है कौन कौन सा? टॉल, और एक होता है क्या? हम इसको यहां लिख लेते हैं। हाइट का दो ट्रेट होता है क्या? टॉल, और एक होता है क्या? ड्वार्फ। एक होता है टॉल और दूसरा ड्वार्फ। मेंडल ने दो मटर का प्लांट लिया था। एक कैसा था? टॉल, और दूसरा कैसा था? ड्वार्फ था। एक कैसा था? टॉल, और दूसरा ड्वार्फ। टॉल के अंदर जो जीन प्रेजेंट थे वो कैपिटल टी थे, और ड्वार्फ के अंदर जो जीन था वो स्मॉल टी था। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे। कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, इन दोनों ट्रेट्स को आपस में क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी को, ये हो गया क्या? P1 जनरेशन। इसको बोलते हैं क्या? P1 जनरेशन, या फिर पेरेंट का जनरेशन। तो कैपिटल टी आपस में जब क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के लिए वो क्या करते हैं? पहले इनका गैमेट सेपरेट होता है। ये दोनों प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स के अंदर ये एक प्लांट के अंदर कैपिटल टी वाला जीन है और एक प्लांट के अंदर स्मॉल टी वाला जीन है। ये पहले क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे। ये पहले क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे ऐसे करके, और गैमेट्स बनाने के बाद ये क्या करेंगे? ऐसे फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन कैसे हम लोग कराते हैं? एक बार इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है। फिर एक बार
इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाता है। फिर इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसको क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल को पहले जनरेशन में सभी के सभी प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है सभी के साथ, इसीलिए F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन का मतलब पहली पीढ़ी का जो जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसमें सभी के सभी प्लांट कैसे मिले? ऑल प्लांट्स टॉल। मेंडल को सभी प्लांट्स कैसे मिले? मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, और उन दोनों प्लांट्स को आपस में क्रॉस करा दिया उनके गैमेट्स के साथ। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद उनको पहले जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले वो सभी के सभी टॉल मिले। तो मेंडल ने सोचा कि ये जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर है ये कहाँ गया, उसके लिए उन्होंने दोबारा से फिर से क्रॉस कराया। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक का मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसको फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक बोलते हैं। तो सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल। हम लोग बाहर से उसका हाइट ही देख सकते हैं। तो सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? टॉल हैं। तो यहाँ पे पहला रेशियो कितना आया है? 4:0। हाँ, फिनोटिपिक रेशियो कितना आया है? 4:0। और जीनोटिपिक रेशियो कितना आया है? जीनोटिपिक रेशियो कितना आया है? ये भी कितना आएगा? 4:0, क्योंकि सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी के सभी जीन भी कैसे हैं? एक ही जैसे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाया जाता है, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं कि क्या हुआ है। फर्स्ट जनरेशन में हाइट को मेंडल ने लिया था। हाइट के दो ट्रेट होते हैं, एक टॉल होता है और दूसरा क्या होता है? ड्वार्फ होता है। टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को आपस में उन्होंने क्रॉस कराने के लिए उसके गैमेट्स बने होंगे और उसके बाद ऐसे करके उन्होंने क्रॉस करा दिया। हम इसका पनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं। पनेट स्क्वायर होता है, रिग्नाल्ड सी पनेट के द्वारा ये पनेट स्क्वायर डिस्कवर किया गया था। हम इसका पनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं। कैसे? कैपिटल टी यहाँ रख देंगे और स्मॉल टी यहाँ रख देंगे और इसके बाद इसको इससे क्रॉस कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पनेट स्क्वायर बन गया। तो ऐसे करके पनेट स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं हम, और ऐसे भी क्रॉस करके इसका हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी प्लांट कैसे थे? टॉल थे। और फिनोटिपिक रेशियो कितना आया था? 4:0। और जीनोटिपिक रेशियो 4:0। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि पहले वाले जनरेशन में सभी के सभी प्लांट कैसे आए थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। सभी के सभी प्लांट कैसे थे? टॉल थे। मेंडल ने ये बात सोचा कि सभी के सभी प्लांट टॉल आ रहा है, तो वो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहाँ गया है? इसलिए मेंडल ने क्या किया, जो पहले वाले जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल मिले थे उन सभी प्लांट्स को उन्होंने क्या कर दिया? आपस में ही क्रॉस करा दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ दो प्लांट्स लिया उन्होंने और उन दोनों को क्रॉस करा दिया। अब इसका हम लोग गैमेट ट्रांसफर सेपरेट कर लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल ने क्या करा दिया था? सेल्फिंग करा दिया था अमॉन्ग देमसेल्फ। पहले जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग मिले थे मटर के प्लांट्स के, उसको उन्होंने आपस में ही सारे के टॉल प्लांट, सारे जितने टॉल प्लांट्स थे सबको आपस में क्रॉस करा दिया था। और क्रॉस कराने के बाद उनको क्या मिला था हम देखते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करके मिला था। ये गैमेट हो गया इसका, और ये हम लोग F2 जनरेशन निकालने के लिए इसको क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम लोग एक बार इसके साथ क्रॉस कराएं। पहले इसके साथ क्रॉस कराएंगे ना। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर एक बार और कैपिटल टी स्मॉल टी।
माउस में हम लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, हाँ अब लिखते हैं इसको कैपिटल टी, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो गया क्या स्मॉल टी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये हो गया टॉल प्लांट, ये भी हो गया टॉल प्लांट क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है स्मॉल टी के साथ, ये भी हो गया क्या टॉल प्लांट, और ये क्या हो गया डॉर्फ प्लांट हो गया। तो यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा, जीनोटिपिक रेशियो जीआर मतलब जीनोटिपिक रेशियो, ये अकेले है एक जीन 1 और ये दोनों एक जैसे हैं रेशियो 2, और ये अकेले है तो 1:1। और फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा, फिनोटिपिक रेशियो 1 2 3, 3 प्लांट टॉल हैं और एक प्लांट कैसा है डॉर्फ है, तो फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा 3:1। तो मेंडल को यहाँ पर डॉर्फ प्लांट भी मिल गया, तो मेंडल को ये संतुष्टि हो गई कि हाँ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, फैक्टर की मदद से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और ये जनरेशन कैसा मिल गया था F2 जनरेशन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले F1 जनरेशन और उसके बाद F2 जनरेशन को उसके नीचे लिख सकते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन किसको बोलते हैं। तो मेंडल ने F1 जनरेशन में सभी के सभी प्लांट कैसे लाए थे, उन्होंने टॉल थे, और F2 जनरेशन में 3 प्लांट कैसे मिले थे टॉल, और एक प्लांट कैसा मिला था डॉर्फ मिला था। तो इस तरह से मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। अब हम लोग समझेंगे मेंडल का दूसरा रूल जिसको बोला जाता है मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको समझने के लिए बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियोस को देखने के बाद बार बार खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं खुद ही इसको सीखने के लिए 2-4 बार या 5 बार मैंने प्रैक्टिस किया है, तब मैं ये ऐसे एक्सप्लेन करके आपको बता पाता हूँ। तो आप भी इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये लर्न हो जाएगा। तो मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, डाई का मतलब होता है क्या 2 और हाइब्रिड का मतलब क्रॉस। तो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में व्हेन two characters are cross at a time is known as डाई-हाइब्रिड क्रॉस। डाई-हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक ऐसा क्रॉस जब मेंडल ने क्या किया था, 2 कैरेक्टर्स को एक बार में क्रॉस कराया था, तो हम उसको बोलते हैं क्या डाई-हाइब्रिड क्रॉस। जब 2 कैरेक्टर्स को एक साथ क्रॉस कराते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं डाई-हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो डाई-हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था, मटर का कलर और शेप, 2 कैरेक्टर को उन्होंने सेलेक्ट किया था। ये कैरेक्टर थे। तो मेंडल ने 2 कैरेक्टर को एक साथ लेकर और उसका क्रॉस कराया था, और उसके बाद उन्होंने देखा था कि क्या प्रोडक्ट उनको मिल रहा है। तो मेंडल ने कलर और शेप लिया था, मटर का जो दाना होता है उसका, और उस कैरेक्टर का उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था। तो मटर का कलर कैसा होता है, 2 ट्रेट इसके होते हैं, एक येलो होता है मटर का दाना और दूसरा कैसा होता है ग्रीन होता है। शेप इसकी कैसी होती है, 2 तरह के ये शेप में होते हैं, ये राउंड होता है और रिंकल्ड होता है, येलो के अंदर जीन पाया जाएगा कैसा कैपिटल वाई, ग्रीन के अंदर कैसा पाया जाएगा स्मॉल वाई, और राउंड के अंदर कैसा पाया जाएगा कैपिटल आर, और रिंकल्ड के अंदर स्मॉल आर।
तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का थोड़ा सा समरी। इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे इसका क्रॉस, कि कैसे इसका क्रॉस बनाएंगे। थोड़ा सा ये क्रॉस कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से ध्यान से देखेंगे इसको तो बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो मटर का दाना मैंने लिया है, कुछ मटर के दाने मेरे घर में प्रेजेंट थे, उस मटर के दानों को मैंने लिया है। ये मटर का दाना, ये येलो मटर का दाना है, और ये येलो मटर का दाना एकदम गोल है। तो ये एक ट्रेट हो गया इसका, और येलो है ये और राउंड है, तो ये येलो राउंड मटर का दाना हो गया। और इसी में कुछ मुझे मिला था ये रिंकल्ड, ऐसे करके झुर्रीदार मटर के दाने थे जो रिंकल्ड होते हैं। और कैसे होते हैं, ये ग्रीन भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, इसका कलर देखिए कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत ग्रीन दिखाई दे रहा है। और तो बेसिकली राउंड और येलो था, राउंड और ग्रीन भी है इसमें, कुछ राउंड और ग्रीन भी हैं, राउंड और ग्रीन भी हैं, और रिंकल्ड येलो भी है इसमें। तो ये मटर का डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब हम बनाएंगे मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको। मेंडल ने क्या लिया था एक्सपेरिमेंट में, कैपिटल वाई, मेंडल ने पहले क्या लिया था, राउंड येलो एक मटर का दाना लिया था, और रिंकल्ड ग्रीन, इन दोनों को आपस में मेंडल ने क्रॉस कराया था। राउंड येलो के अंदर जीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैपिटल आर, और येलो का क्या होता है, कैपिटल वाई। और रिंकल्ड के अंदर क्या होता है, स्मॉल आर, और इसका स्मॉल वाई। और इन दोनों को मेंडल ने क्रॉस करा दिया था। क्रॉस कराने के बाद मेंडल को क्या मिला था, जब इसके गैमेट्स को हम सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद हम लोगों को क्या मिल जाता है, गैमेट्स को अगर हम लोग सेपरेट करें इसका तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल वाई। इसका गैमेट ये मिल जाएगा, और यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये दो गैमेट इसके बन जाएंगे। इन दोनों गैमेट्स को जब आपस में हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये F1 जनरेशन में सभी के साथ ये F1 जनरेशन हो गया। मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये F1 जनरेशन हो गया। ये इसके गैमेट्स हो गए, ये इसके क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। ये प्लांट हो गया F1 P1, और ये F1 जनरेशन हो गया। F1 जनरेशन में कैसे आ गए, ये राउंड और येलो, सभी के सभी प्लांट कैसे हो गए, राउंड और येलो हो गए। कब, F1 जनरेशन में राउंड और येलो हैं। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे, राउंड और येलो, F1 जनरेशन ऐसे करके मिल जाता है। इसके लिए अगर हम इसको बार बार सेपरेट करके करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले वाले जनरेशन में सभी के सभी डोमिनेंट ही मिलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह। क्या मिला था हमें, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये मिला था हमें F1 जनरेशन में। अब हमें ये रूल पता है कि F2 जनरेशन को निकालने के लिए मेंडल ने क्या किया था, इन दोनों को आपस में क्या करा दिया था, क्रॉस करा दिया था, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अगर हम लोग इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे ऐसे करके, क्रॉस बना के, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, 2-4 पन्ना भर जाएगा, और तब तक हमारा एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। तो हम इसको, एक रूल होता है इसका गैमेट निकालने के लिए, उसको बोलते हैं 13, 23, 14, 24। तो 13, 23, 14, 24 रूल क्या कहता है कि पहले को तीसरे के साथ क्रॉस कराया जाए, पहले को तीसरे के साथ, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। दूसरे को तीसरे के साथ, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। पहले को चौथे के साथ, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और दूसरे को चौथे के साथ, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये निकल गया गैमेट निकालने के लिए हम लोग बस इस रूल को लगाएंगे तो ये F2 जनरेशन का गैमेट निकल जाएगा। और गैमेट के बाद इसको हम लोग मान लेंगे मेल,
इसको हम लोग मान लेंगे क्या, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट भी सेम टू सेम होगा इसके जैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और हम इसको फिर से क्या कर देंगे, ऐसे करके बॉक्सेस बना लेंगे, और पनेट स्क्वायर से ही इसको निकाला जाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब हम लोग इसको निकालते हैं कि कैसे हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे। तो सिंपली मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पनेट स्क्वायर में कैसे क्रॉस को निकाला जाता है। तो कैपिटल आर, इसके साथ कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये इसके साथ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये इसके साथ क्रॉस होगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये इसके साथ क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको हम लोग इसके साथ क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर क्रॉस कराएंगे इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ऐसे करके हम लोग इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं, और फिर इसके अंदर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो भी लिख सकते हैं, और इसका हम लोग फिनोटिपिक रेशियो भी लिख सकते हैं। ये रूल आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस रूल को मैं ऊपर क्लीन कर देता हूँ। इसको क्लीन करने के बाद अब हम लिखेंगे इसका फिनोटिपिक रेशियो। देखते हैं कितना आता है इसका फिनोटिपिक रेशियो। तो कितने राउंड और येलो आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने आए हैं, 9 राउंड और येलो आए हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग 9 राउंड और येलो आया है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या राउंड और येलो 9 आया है। और इसके बाद हम लोग किसको गिनेंगे, रिंकल्ड और ग्रीन को ना, हाँ रिंकल्ड और ग्रीन को गिनेंगे कितने हैं, और स्मॉल आर कैपिटल वाई और क्या है कैपिटल वाई रिंकल्ड कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब हम लोग क्या ढूंढते हैं इसमें, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। हम लोग तब तक इसको स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो राउंड येलो हमें 9 मिल गया है। अब हम लोग राउंड और ग्रीन ढूंढेंगे। तो राउंड और ग्रीन कितने हैं इसमें, राउंड और ग्रीन कितने हैं, राउंड और ग्रीन कितने हैं, एक, ये नहीं है राउंड और ग्रीन, ये राउंड हो गया, 1 2 और 3। राउंड और ग्रीन कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं क्या, राउंड और ग्रीन के बाद हम लोग ढूंढते हैं क्या, रिंकल्ड और येलो। 1 2 और 3। ये रिंकल्ड और येलो भी कितने हो गए, 3 हो गए।
और एक बचा क्या, रिंकल्ड और ग्रीन, 9:3:1। ये थोड़ा इसमें इसको हमें बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में इसको बनाते वक्त हम भूल जाते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो इसको आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, मैंने अभी छोटा इसको बना दिया है। तो इसका रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 9:3:3:1। इसका आप फिनोटिपिक रेशियो ये है। आप इसका जीनोटिपिक रेशियो भी लिख सकते हैं कॉपी में। ये आप इसको लिखिएगा कि इसका जीनोटिपिक रेशियो कैसे लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब मेल और फीमेल का पता लगाना। तो मेल और फीमेल को पता लगाने के लिए हमें पता है कि जो मेल गैमेट होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं कौन कौन से, उसके अंदर जीन होते हैं कौन, एक्स और वाई। और जो फीमेल होती है उसके अंदर कौन से होते हैं, एक्स और एक्स होता है। तो इसको हम सेपरेट करते हैं, एक्स और इसको वाई, और इसको एक्स और इसको एक्स। तो जब मदर और फादर का गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है तो फ्यूजन के टाइम अगर एक्स क्रोमोसोम इधर से मेल की तरफ से आता है और इधर से भी एक्स क्रोमोसोम आता है, तो इस केस में एक्स एक्स ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस केस में फीमेल का फॉर्मेशन होता है। और अगर इधर से वाई क्रोमोसोम और इधर से एक्स क्रोमोसोम, तो इस केस में क्या होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा। तो मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ह्यूमन बीइंग में मेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बॉयज बॉर्न होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेल होता है। लोग ऐसे ही फीमेल्स को बोलते हैं कि फीमेल्स की वजह से बॉयज का बॉर्न नहीं होता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट टॉपिक था। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, 46 टोटल क्रोमोसोम, 23 होते हैं टोटल, 23 क्रोमोसोम, जिसमें से एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है, सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोला जाता है। तो फादर से एक्स क्रोमोसोम और मदर से एक्स क्रोमोसोम फीमेल का फॉर्मेशन, एक्स वाई क्रोमोसोम वाई इधर से मेल से और एक्स क्रोमोसोम फीमेल से, तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार सा चैप्टर, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कंप्लीट हो गया और कोई टॉपिक इसमें बचा नहीं है अभी। तो कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा ये वीडियो आपको, और ऐसे ही मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए। लास्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन हेरिडिटी कंप्लीटेड, बायोलॉजी क्लास 10th।